हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। डिजाइन ऑफ जेडी स्टडीज डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन हमारा चैप्टर चल रहा था। तो डिजाइन ऑफ सिंक्रोनस मशीन में आज हमारा टॉपिक है सेपरेशन ऑफ डी एंड एल फॉर दिस सिंक्रोनस मशीन। यहाँ पे डी और एल क्या है? डी है आपकी ग्रॉस लेंथ, एल है आपकी ग्रॉस लेंथ और डी है आपका इनर डायमीटर ऑफ द स्टेटर। ओके, सो जैसा मशीन है, जैसे हमने इंडक्शन मोटर में उसका आउटपुट इक्वेशन देखा था, वैसे ही सेम इक्वेशन हमने यहाँ पे सिंक्रोनस मशीन में भी देखा है कि उसका आउटपुट इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए, इंडक्शन मोटर और जो हमने सिंक्रोनस मशीन का जो आउटपुट इक्वेशन देखा, ये क्या है? ये एक केवीए रेटिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सेम है। क्या है आपका आउटपुट इक्वेशन? आउटपुट इक्वेशन आपका कुछ इस तरीके से है, जिसको हम लोग Q से डिनोट करते हैं, जो है हमारा C0 डी स्क्वायर एल एन एस। ठीक है, यहाँ पे C0 क्या है आपका? C0 आपका आउटपुट कोएफिशिएंट है। D क्या है आपका? D है आपके डायमीटर, इनर डायमीटर ऑफ द स्टेटर। कैसे? देखिए, अगर ये आपकी मशीन है, ठीक है, ये आपकी मशीन की बॉडी है। ओके, तो ये जो है आपका, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा यहां से लेके यहां तक, ये है आपका डी डायमीटर, और ये जो है उसकी एक्सियल लेंथ है, जिसको हम लोग एल से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीजें अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं मशीन की डिजाइन में, तो ये क्या है हमारा? यही हमारा है मेन डिमेंशन, जिसको हम लोग मेन डिमेंशन कहते हैं, मेन डिमेंशन ढूंढना कहते हैं। ओके, तो डी और एल, देखिए इसमें आपका ये जो आउटपुट इक्वेशन है आपका, उसके अंदर आउटपुट इक्वेशन में C0 की वैल्यू क्या होती है? C0 इज इक्वल टू होता है हमारा 1.11 पाई स्क्वायर इंटू मैग्नेटिक स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू फाइंडिंग फैक्टर इंटू 10⁻³ ये होता है हमारा आउटपुट इक्वेशन। अगर हम लोग पाई स्क्वायर को अगर इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा क्या आएगा? 11 इंटू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग इंटू स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग इंटू KW इंटू 10⁻³ यहाँ पे KW क्या है आपका? वाइंडिंग फैक्टर है। वाइंडिंग फैक्टर यानी KP इंटू KD, ऐसे आप लोग KW फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो सारा मैंने रिकॉल करवाया आपको, ये सारी चीजें हम लोग जब हमने इंडक्शन मोटर का आउटपुट इक्वेशन या फिर सिंक्रोनस मशीन या फिर थ्री फेज इंडक्शन मोटर का जब आउटपुट इक्वेशन देखा था, तब हमने यहाँ वो उसे फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो ये रिकॉल मैं क्यों करवा रहा हूँ? तो यहाँ पे देखिए, आपको ये जो आउटपुट इक्वेशन है, यहाँ पे आपको C0 की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। NS की वैल्यू आपको, ये है NS आपका है RPS। ठीक है, RPS मीन्स रोटेशन पर सेकंड। तो आपको पता ही होगा कि आपके पास ये इक्वेशन है, NS इज इक्वल टू 120 F/P। ठीक है, अगर हम ये जो RPM है, ये आपको RPM मिलेगा, रोटेशन पर मिनट में। अगर इसको हम लोग RPS में कन्वर्ट करते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन आएगा? 2F/P। तो ये 2F/P क्या है आपका? ये स्मॉल ns है, यानी कि RPS है, रोटेशन पर सेकंड में। ठीक है, सो आपको यहाँ पे C0 की वैल्यू मिल जाएगी, आपको यहाँ पे NS की वैल्यू मिल जाएगी, आपको यहाँ पे उसकी KVA रेटिंग भी आपको, अगर आपके डिजाइन कर रहे हैं किसी मशीन को, तो आपके डिजाइन में आपको दे रखी होगी कि कितने KVA रेटिंग मशीन आपको चाहिए। तो आपको फाइंड क्या करना पड़ेगा? आपको D²L ये चीज आपको मिलेगी। तो यहां से आपको D और L यानी कि डायमीटर और लेंथ, एक्सियल लेंथ, इन दोनों को आपको अलग अलग करना है। अब जैसे हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में देखा था कि D²L अगर आपको अलग अलग करना है, तो देखिए, आपको सबसे पहले L
बाय टाउ की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे एल बाय टाउ क्या है, तो एल क्या है आपका, एल तो आपको पता है एक्सियल लेंथ है आपकी, एक्सियल लेंथ है, और टाउ क्या है आपकी पोल पिच है। पोल पिच क्या होता है, देखिए पोल पिच मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये आपका एक व्यू है, ठीक है, मशीन के व्यू है। इसमें मान लीजिए कि आपकी 4 पोल की मशीन है, साउथ पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ पोल ऐसे करके 4 पोल की आपकी मशीन है। तो पोल पिच क्या होता है कि ये जो दो पोल पिच के बीच की जो दूरी है, ठीक है, ये ये आपका क्या कहलाता है, पोल पिच कहलाता है, जिसको हम लोग टाउ कहते हैं। तो अब हम लोग पोल पिच कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो पोल पिच के लिए देखो हम लोग कंसिडर करेंगे जो इसकी डायमीटर है वो, यानी कि टाउ बराबर हमारा क्या होगा, इसकी डायमीटर, जिसको हम लोग सर्कल का सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं, टोटल सरकमफेरेंस क्या होगा उसका, पाई इंटू डी, सरकमफेरेंस उसका ये होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ पोल। तो ये हो गया आपकी पोल पिच, पाई डी बाय पी, ठीक है। तो यहां से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, यहां से आप फाइंड आउट कर सकते हैं एल बाय टाउ का रिलेशन। देखिए अक्षर लेंथ एल तो वो तो है ही है, डिवाइडेड बाय पाई डी बाय पी। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, एल पी बाय पाई इंटू डी। यहाँ पे देखिए आपका एल अलग है, आपका डी अलग है, ठीक है। तो कोई भी एक वैल्यू आप यहां से लेके, ये जो हमारा इक्वेशन है कौन सा, एल बाय टाउ का आपको रिलेशन दे रखा होगा। जब भी आप मशीन को, कोई भी मशीन आप डिजाइन करते हैं तो आपको एल बाय टाउ की वैल्यू आपको पहले फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहां से आप एल और डी किसी एक फॉर्म में आप, या फिर आप डी के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए या फिर एल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, और इक्वेशन को आप यहाँ जो आउटपुट इक्वेशन है वहां पे पुट करके आप क्या कर सकते हैं, डी और एल की सेपरेट वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेपरेशन किया जाता है एल और डी का। अब देखिए यहाँ पे बात आती है आपके सिंक्रोनस मशीन में। तो देखिए सिंक्रोनस मशीन की अगर मैं बात करूं तो सिंक्रोनस मशीन की आपके दो रोटर होती है, दो मशीन होती है सिंक्रोनस मशीन में। कौन कौन सी, देखिए दो तरीके से हम लोग इसे डिवाइड करते हैं। एक तो होती है आपकी सेलिएंट पोल, एक होती है आपकी नॉन सेलिएंट पोल, ठीक है। नॉन सेलिएंट पोल कह सकते हैं आप इसे, नॉन सेलिएंट पोल, या फिर आप इसे टर्बो अल्टरनेटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सेलिएंट पोल में आपके जो पोल होते हैं वो आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के होते हैं, तो दो पार्ट उसके कुछ इस तरीके से होते हैं। सेलिएंट पोल में आपका एक तो राउंड पोल हो सकता है या फिर रेक्टेंगुलर पोल हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे आपका टर्बो अल्टरनेटर। तो सेलिएंट पोल की एक खासियत है कि सेलिएंट पोल का जो डायमीटर होता है वो आपका ग्रेटर देन होता है उसके किससे, एक्सियल लेंथ से, ठीक है। एक्सियल लेंथ से आपका डायमीटर जो होता है सेलिएंट पोल का वो ज्यादा होता है। तो राउंड पोल में आपका जो पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो होता है, पोल आर्क टू पोल पिच का रेशियो, पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो होता है वो हमारा वेरी करता है किस किस के बीच में, 0.6 टू 0.7 के बीच में वेरी करता है। अब ये पोल आर्क क्या है, तो देखिए आपका जो ये मशीन है, ठीक है, इसमें आपका कोई पोल बन रहा है। तो ये पोल में देखिए ये आपका आर्क बन रहा है, ठीक है। ये आपके पोल में ये आपका आर्क बन रहा है, ये वाला हिस्सा, ये आर्क की वैल्यू डिवाइड बाय पोल पिच। पोल पिच तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि दो पोल के बीच का जो डिस्टेंस रहता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। तो ये जो वैल्यू है पोल आर्क टू पोल पिच का जो रेशियो है
वो आपका 0.0 से लेके 0.6 से लेके 0.7 के बीच में रहता है। ठीक है, और ये जो पोल आर्क है, जो इसका लेंथ है, पोल आर्क की लेंथ, वो आपकी नियरली इक्वल होती है किस चीज के, वो पोल आर्क की वैल्यू वो नियरली अबाउट होती है उसके अक्सियल लेंथ पे। ठीक है, अक्सियल लेंथ के, अक्सियल लेंथ क्या होता है, एल के। ठीक है, अक्सियल लेंथ यानी एल, उसके इक्वल होती है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि अक्सियल लेंथ ऑफ कोर डिवाइडेड बाय पोल पिच, ये जो रेशियो आया, ये रेशियो कितना आएगा हमारा 0.6 टू 0.7। तो ये तो बात हो गई हमारे राउंड पोल के लिए, ये सारी बात थी हमारे राउंड पोल के लिए। अब हम लोग बात करते हैं हमारे रेक्टेंगुलर पोल्स के लिए। तो रेक्टेंगुलर पोल्स जो होता है, मैं यहीं पे लिख देता हूं आपके लिए। देखिए, जो रेक्टेंगुलर पोल होता है, तो रेक्टेंगुलर पोल में जो आपका ये जो रेशियो लिया हमने, अक्सियल लेंथ टू पोल पिच का रेशियो, अक्सियल लेंथ टू पोल पिच का जो रेशियो लिया, वो कितना आएगा यहाँ पे, वो वेरी करेगा हमारा 0.8 टू 3। ये रेशियो हमारा इतने के बीच में वेरी करेगा। ठीक है, और जैसे जैसे आप डिजाइन करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो ये रेक्टेंगुलर पोल यानी कि जो एल बाय टाउ की जो वैल्यू है वो वेरी करती रहेगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मतलब जो ये वैल्यू ली है आपने 0.6 टू 0.7, 0.8 टू 0.3, ये जो सारी वैल्यू है, ये वैल्यू ऐसा नहीं है कि ये वैल्यू फिक्स है। ठीक है, ये वैल्यू आपकी वेरी कर सकती है। अब इसमें क्या होता है कि जितना आपका ये वैल्यू किस चीज पे, एक तो सबसे पहले आपकी डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करती है आपके टॉर्क के ऊपर। ठीक है, टॉर्क, अब ये जो रेक्टेंगुलर टॉर्क है या फिर जो आप कह सकते हैं कि टॉर्क है, ठीक है, वो टॉर्क कैसा होता है कि देखिए एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लेता हूं। देखिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके हाथ में एक रस्सी है, उस रस्सी के ऊपर एक आपका स्टोन बंधा हुआ है, पत्थर बंधा हुआ है। ठीक है, और आप उसको क्या कर रहे हैं, आप घुमा रहे हैं उसको, आप उसको गोल 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 घुमा रहे हैं। ठीक है, ये आपका पत्थर है, यहाँ से आप उसे गोल गोल घुमा रहे हैं, ये आपका टाइड है। ठीक है, यहाँ से बंधा बंधा हुआ पत्थर है, आप इसे गोल घुमा रहे हैं। तो गोल घुमा रहे हैं, तो यहाँ पे आपका कुछ बल लग रहा है, एफ। ठीक है, जिसे आप फोर्स कहते हैं। तो ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स क्या है आपका, ये फोर्स ही आपका टॉर्क है। ठीक है, अगर ये लेंथ अगर आपकी ज्यादा होगी और आप उसे राउंड राउंड घुमाएंगे, और जितनी तेज घुमाएंगे उतना ही ये जो रस्सी है, इस रस्सी के ऊपर आपका एफ लगेगा, बल लगेगा। ठीक है, और हो सकता है कि ज्यादा लेंथ होने की वजह से ये जो रस्सी है आपकी वो टूट जाए और पत्थर छूट के कहीं और चला जाए। ठीक है, तो ये जो एल है आपका यहाँ पे, ये एल की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, विद इन द लिमिट ही लेनी है। आप विद इन द लिमिट आप नहीं, मतलब लिमिट से बियॉन्ड आप ये चीज नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे एल बाय जो टाउ की वैल्यू है वो आपकी वेरी करती है किस किस के बीच में, 0.6 टू 0.7 फॉर द राउंड पोल्स एंड 0.8 टू 3 मीटर फॉर द रेक्टेंगुलर पोल। ठीक है, नाउ ये जो हमारी वैल्यू है, इसकी डी और सी की वैल्यू, ये रिलेशन से एल बाय टाउ के रिलेशन से हमने डी और एल की वैल्यू सेपरेट तो कर ली। तो जब भी आपकी डी और एल की एक बार वैल्यू मिल जाए, तो ये जो मशीन, ये जो आपकी डी और एल की वैल्यू है, ये आपकी लिमिट वैल्यू की, पेरिफेरल स्पीड की लिमिट वैल्यू को सेटिस्फाई करनी चाहिए मोटर के। ठीक है, ताकि क्या हो सके, जो भी आपकी वैल्यू, जो भी आपका आप
रिसर्च कर रहे हैं या फिर आप कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ मशीन बना रहे हैं, तो वहां पे आपका जो भी आप मशीन बना रहे हैं उसकी कैलकुलेशन आपको परफेक्ट मिले। ठीक है, तो अब ये जो पेरिफेरल स्पीड की मैंने आपको बात करी कि एक बार आपको डी और एल आपको मिल गया तो आप पेरिफेरल स्पीड को भी आप कनेक्ट करते हैं। तो ये जो पेरिफेरल स्पीड है, इसके कारण उसकी कुछ लिमिट वैल्यूज है कि कैसे लिमिटेड वैल्यूज है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं कि वो लिमिटेड वैल्यू क्या है। अगर आपका सेलियंट पोल में अगर बोल्टेड पोल कंस्ट्रक्शन है आपका, तो यहाँ पे पेरिफेरल स्पीड की लिमिट क्या होगी, वो होगी 45 मीटर पर सेकंड जितनी। अगर आपका दो टेल पोल टाइप का कंस्ट्रक्शन है तो उसमें आपकी पेरिफेरल स्पीड की लिमिट क्या होगी, 75 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि आपका कोई नॉर्मल डिजाइन है, आपकी सिंपल डिजाइन है, ऐसा कोई स्पेशल डिजाइन नहीं है, तो उसमें आपकी पेरिफेरल स्पीड की लिमिट क्या होगी, 30 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई हमारे किस चीज के लिए, ये बात हो गई हमारे सेलियंट पोल मशीन में जो हमारे पोल्स हैं जैसे राउंड पोल या रेक्टेंगुलर पोल, उसकी बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं टर्बो अल्टरनेटर की। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर सेकंड था हमारा टर्बो, नई स्लाइड में लिख देता हूँ। ठीक है, टर्बो अल्टरनेटर। अब टर्बो अल्टरनेटर में क्या होता है, तो देखिए टर्बो अल्टरनेटर में जो उसका डायमीटर होता है, स्टेटर का जो डायमीटर होगा वो लेस देन होगा उसकी अक्षीय लेंथ से। ये आपका जैसे टर्बो अल्टरनेटर है, ये आपका कहाँ यूज होगा, जैसे थर्मल पावर स्टेशन होता है, तो वो थर्मल पावर स्टेशन में आपका यूज होता है टर्बो अल्टरनेटर। ठीक है, तो देखो टर्बो अल्टरनेटर की स्पीड जो होती है वो हाई होती है, लगभग टू 3000 आरपीएम, 1500 आरपीएम, 2000 आरपीएम ऐसे होती है। ठीक है, तो जो डायमीटर होता है जैसे मैंने आपको लिखा वो हमारा स्मॉलर होता है एक्सेल लेंथ से। तो ये जो डायमीटर है रोटर का वो हमारा लिमिटेड रहता है। कैसे लिमिटेड, क्यों लिमिटेड रहता है, क्योंकि जो उसका डायमीटर है वो वो हमारी पेरिफेरल जो स्पीड है उसकी जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो अगर क्रॉस कर गया, मान लीजिए तो क्रॉस कर गया तो आपका क्या होगा, आपकी जो डिजाइनिंग है वो आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो जो हमारी इंटरनल डायमीटर होती है स्टेटर की वो नॉर्मली कैलकुलेट की जाती है पेरिफेरल स्पीड के बेसिस के ऊपर। तो जो ये हमारा पेरिफेरल स्पीड होती है ये नॉर्मली हमारे टर्बो अल्टरनेटर की ज्यादा होती है किस कंपेयर विद द सेलियंट पोल मशीन के। ठीक है, तो पेरिफेरल स्पीड जो होती है अल्टरनेटर की वो मस्ट बिलो होनी चाहिए हमारी 175 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, तो इसमें क्या है देखिए, क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये तो मैंने आपको बता दिया डायमीटर का। हम लोग इंटरनल डायमीटर ऑफ स्टेटर इज नॉर्मली कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन पेरिफेरल स्पीड। तो पेरिफेरल स्पीड पे नॉर्मली ये चीज जो है वो हमारी बेस करती है। यहाँ पे जो पेरिफेरल स्पीड है, सॉरी, टर्बो अल्टरनेटर इज ग्रेटर देन पेरिफेरल स्पीड ऑफ
सेलियंट पोल मशीन। ओके, और यहाँ पे टर्बो अल्टरनेटर की पेरिफेरल स्पीड क्या है? पेरिफेरल स्पीड इज मस्ट बिलो 175 मीटर पर सेकंड। ओके, तो टर्बो अल्टरनेटर के लिए आपको क्या है, कुछ इस तरीके से आपको डिजाइन करनी पड़ती है कि उसका जो डी है आपका, वो आपका कम आएगा किसके, उसकी एक्सियल लेंथ से। ओके, तो ये आपको इस थियरी से पता चलती है। सो आज हमारा जो ये लेक्चर था हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। अब जब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब हम लोग शॉर्ट सर्किट रेशियो देखेंगे, और साथ साथ में जो शॉर्ट सर्किट रेशियो की मशीन परफॉर्मेंस पे इफेक्ट है वो भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई नया वीडियो आए तो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।